नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच की अपन क्लास में पहुंच गए हैं। 81वीं क्लास, 81 क्लास अपन ने पढ़ ली है और तकरीबन अपन ये मानकर मैं चल रहा हूं कि 70% से ऊपर कोर्स अपन कवर कर चुके हैं। अच्छा, टाबर कहीं अभी भी कमेंट कर, अरे गुरुजी हम आपके भरोसे थे। अरे भरोसे थे तो क्लास चल तो रही है, भरोसे थे तो साथ छोड़ा थोड़ी है। कई क्या होते हैं, नए नए बच्चे आते हैं भाई, नए नए बच्चे तो उन्हें क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिखते हैं क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हो गए। लेकिन आप देखोगे कि 5 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर प्लेटफॉर्म फिर भी बहुत कम है। और यदि कोई 5 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर प्लेटफॉर्म है तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तभी विद्यार्थियों ने इतना विश्वास किया है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो धैर्य रखा करो, उनकी कार्यशैली को देखा करो कि इनकी कार्यशैली क्या है, किस तरीके से करते हैं। कई जने क्या होते हैं, धैर्य होता नहीं है और बस यहाँ कमेंट अटे भी कमेंट कर दियो, बटे भी कर दियो, वो भी करे। ऐसा नहीं किया करें। 81 क्लास आप यहाँ पे देख रहे हो तो सारी यूट्यूब पर करवाई है। इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस करवाई है, कई सारे बैच करवाए और सारे यूट्यूब पे करवाए। निश्चिंत रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित रखा करो और जो इंफॉर्मेशन दे उसे सुना करें ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आज अपन जो पढ़ रहे हैं साथियों, वो है राजस्थान की बोलियां, भाषा, साहित्य। ये अंतिम टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस का कला संस्कृति के अंदर। और भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति आप लोगों के कंप्लीट होने जा रही है। जो अपनी सेकंड पुस्तक थी ना, वॉल्यूम 2, उसको शुरू करने वाला है, यानी कि उसमें शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, 2-3 टॉपिक है उसके, शैक्षिक परिदृश्य, योजनाएं वगैरह, वो चलेगा आप महीना भर। आज भाषा साहित्य की एक क्लास है, कल एक और आएगी, उसमें कर देंगे अपन कंप्लीट। ठीक है, यानी इस वीक में आप लोगों के ये कंप्लीट, सोमवार से शुरू कर देंगे शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान का सामान्य अध्ययन जो आप लोगों को दे रखा है वो वाला। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पड़ाव में अब आने वाले। यहां तक मेरी काफी सारी जिम्मेदारियां अब कम हो जाएगी कि यहां तक का कोर्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है ना। वॉल्यूम 1 जो मैंने दिया था पहले स्टार्ट में, मेरे पास में यहाँ पड़ा भी है, यानी कि ये पुस्तक अब हो जाएगी आप लोगों के कंप्लीट। ठीक है, और पूरी की पूरी देखो पढ़ा दिए। एक टॉपिक रहा है, वो भी मुझे ध्यान है, यातायात वाला, वो लास्ट में करवाऊंगा मैं। ठीक है ना, शैक्षिक परिदृश्य के बाद में सेकेंड वॉल्यूम को शुरू करेंगे। चलिए, ये इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब अपन शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। इसमें क्या पूछते हैं, ज्यादातर आप लोगों को जो पूछा जाता है, बोलियां पूछी जाती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और बोलियों के अंदर क्षेत्र पूछते हैं। जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो सारा का सारा बताऊंगा। एक व्यक्ति हुए जिन्होंने एक पूरा सर्वे तैयार किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक भी तैयार की 1912 के अंदर। उस पुस्तक को उन्होंने जो है प्रकाशित करवाया है, उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने राजस्थान की पूरी पूरी बोलियों का वर्गीकरण किया है, भाषा का वगैरह वर्गीकरण करके अपने को दे दिया है कि इस तरीके से यहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती है। क्योंकि आप लोगों ने एक सुना होगा कि 12 कोस पे वाणी बदले 5 कोस पे पानी। राजस्थान के लिए कहा गया है, बोलियां बहुत जल्दी बदलती है और पानी भी बदलता है उस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, अब मैं जी को बोलू नहीं, ज्यादातर मेरी है गोडवाड़ी। मैं जो भाषा बोलूं ना ज्यादातर बा है गोडवाड़ी भाषा है, और वो मारवाड़ी भाषा का ही एक हिस्सा है। मारवाड़ी की उपबोली है, आप समझ सकते हो कि गोडवाड़ी, क्योंकि गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर ही आता है, पाली, जालोर, सिरोही, गोडवाड़ के अंदर आता है, तो ये गोडवाड़ी बोली है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि कभी भी मन में ये भाव मत लाना कि गुरुजी हिंदी में ही बोला करो, हमें राजस्थानी कम समझ आती है। यदि आप ऐसा सोचकर चलते हो तो मान लो 2-4 प्रश्नों का नुकसान है आप लोगों के, आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि राजस्थानी भाषा में ही 2-4 तो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं परीक्षा के अंदर। यदि आप सिलेबस देखोगे तो ऊपर राजस्थानी भाषा सिलेबस के अंदर भी स्पेशल दे रखा है आप लोगों के। ठीक है, जैसे कि ये इसी पुस्तक का मैं जिक्र करूं तो देखो क्या देख रखा है, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा सिलेबस के टाइटल के अंदर दे रखा है। तो बताओ, यानी कि भाषा आपको आनी चाहिए राजस्थानी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, राजस्थानी है। कौन सी है, राजस्थानी है। राजस्थानी दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाते हैं बताइए, वो मनाते हैं अपन 21 फरवरी को। कब मनाते हैं, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा को जो है 8वीं सूची में शामिल करने के लिए और इसे दर्जा दिलाने के लिए अपने राजवीर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं। अच्छे मित्र हैं मेरे और बहुत अलग लेवल पे प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है अपनी राजस्थान की कोई इस भाषा को जो है
8वीं सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया, अनुसूची के अंदर, तो उसमें शामिल करवाने के लिए प्रयास इनका, मतलब इसे जो है दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास, अपने को क्या पढ़ना है, राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास। अब यहां पे यानी कि सबसे पहले एक स्वरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है, स्वरसेनी अपभ्रंश। स्वरसेनी अपभ्रंश से फिर निकली गुर्जरी अपभ्रंश, और गुर्जरी अपभ्रंश से निकलती है राजस्थानी। यानी कि आप लोगों को इसका क्रम पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जा सकता है, क्रमिक विकास पूछ सकते हैं। तो यहां पे श्री गंगानगर ध्यान रखना आप, श्री गंगानगर के लिए क्या लिखते हो, SGR, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SGR। तो अपने SGR ध्यान रखना, श्री ये आ जाएगा स्वरसेनी, गुर्जरी और फिर राजस्थानी। इस तरीके से ये चीजें याद करनी बहुत आसान हो जाती है। श्री गंगानगर वास्ते वही लिखे ना, SGR ही लिखे ना, तो SGR याद रखो, क्रमिक विकास आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या बनता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो बता रहा हूं ना मैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। एग्जामिनर का इतना फेवरेट प्रश्न है कि 50 बार एग्जामिनर अलग अलग एग्जाम में इसे पूछ चुका है। क्या प्रश्न है कि भाई उद्योतन सूरी कुवलय माला में कितनी भाषाओं को जिक्र करियो, आज चीज है, बहुत शानदार प्रश्न और हमेशा पूछा जाता है। तो उद्योतन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना बता रहा हूं, यानी कि मानकर चलो कि छपेगा ही छपेगा, छपता ही है, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें गलत करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं कि हम इसे गलत करके आए, और इसे गलत करके आते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न यदि आप गलत करते हो आप सीधे बाहर होते हो, ठीक है। कुवलय माला वत्सराज के समय लिखी गई है। उद्योतन सूरी वत्सराज के समय थे, ये आपको मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। जालोर किले में बैठकर ये कुवलय माला लिखी गई है। अब इसमें जो है मरु भाषा भी शामिल है इन 18 देशी भाषाओं के अंदर, ये ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा दिवस टाबरो कद मनावी जाए, 21 फरवरी मनाई जाए, ठीक है ना। अब देखो, सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखना। इन्होंने 1912 के अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी है। कौन सी, अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इन्होंने किया है यह वर्गीकरण। और 1912, इस पुस्तक का सन पूछ ले तो ध्यान रखना, 1912 के अंदर इन्होंने ही मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। मारवाड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, जहां से एक एक शब्द यहां से आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक भी शब्द को अपन जो है, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो कोई नहीं, ये नहीं पूछेंगे, वो वाली धारणा आप मन में नहीं रखें। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, मारवाड़ी के तो चाहे राजस्थानी की बात करा, ठीक है, मारवाड़ी की बात कौन कर रहा है, राजस्थानी को जो है यदि अपन इसके देखें, दो रूप देखने को मिलते हैं इस भाषा के, दो रूप। और आप साहित्य के अंदर बार बार पढ़ोगे कि ये कृति जो है डिंगल में लिखी गई है, ये पिंगल में लिखी है। अपन पढ़ते हैं इन्हें डिंगल का हेरोस कहा गया, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। तो ये इनके राजस्थानी भाषा के दो रूप हैं। इनको किस तरीके से पढ़ना है वो देखो, मैं वर्गीकरण मतलब तुलनात्मक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, और इससे बढ़िया आप तुलनात्मक नहीं पढ़ सकते। अब डिंगल की जो है उत्पत्ति साथियों ध्यान रखना, प्राकृत भाषा से मानी जाती है। किससे मानते हैं, प्राकृत। अपन जैन और बौद्ध जब पढ़ते हैं वहां पे अपन ने पढ़ा, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर, कि यहाँ पे भी प्राकृत भाषा होती थी, यहाँ पाली भाषा होती थी, वही प्राकृत भाषा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं डिंगल की। और डिंगल से जो निकली है वो मारवाड़ी निकली है। अब देखो, मैं देशी आदमी हूं तो मैं देशी ट्रिक बना दिया करूं, तो मैं इंगी ट्रिक बना दी माड़ीपा। क्या बना दी, माड़ीपा। मां से तो मारवाड़ी, डी से डिंगल और पा से प्राकृत। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहीं पे पिंगल में आ जाओ, तो पिंगल की उत्पत्ति जो है संस्कृत से मानी जाती है, और इसको जो है इससे कहते हैं कि ब्रज भाषा इससे निकली है, ब्रज भाषा इससे निकली है, ये इसके अंदर कहा जाता है। तो यहां पे जो है आप ऐसे याद कर लो, बीपीएस, क्या ध्यान रख लो, बीपीएस का मतलब बी से ब्रज भाषा, पी से पिंगल और एस से संस्कृत, यानी संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब जरूरी नहीं है कि हाँ गुरुजी बीपीएस हूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूं तो भी याद करा के नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो और आप लोगों को अच्छे से याद हो रहा है तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इनके बीच में अंतर क्या है।
ये मारवाड़ी जो है किस तरफ बोली जाती है, मारवाड़ की तरफ। मारवाड़ी शब्द बना किससे है, मारवाड़ से बना है। किससे बना है, मारवाड़ से। और मारवाड़ का इतिहास में बार बार मैंने आप लोगों को क्या बताया, मारवाड़ मतलब कि जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर किस तरफ है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसे चारणों की भाषा कहा जाता है कि चारण साहित्य के अंदर इसका ज्यादा जिक्र देखने को मिलेगा। और ये प्राकृत और गुर्जरी से इसका उद्भव मानते हैं। और ये गीत के रूप में होती है, यानी कि गेयता लिए हुए होती है। इसमें गेयता होती है, गीत के रूप में होती है। अब यहां पे जो है इसका उलट हो गया बिल्कुल। देखो कैसे कि ये पश्चिमी में थी तो ये पूर्वी राजस्थान के अंदर है। इसे भाटों की भाषा कहा जाता है। संस्कृत सौरसेनी से इसका उद्भव माना जाता है। और ये छंद और पद के रूप में होती है। ये कैसे है, छंद और पद के रूप में होती है। और ये कैसी होती है, गीतों के रूप में होती है। तो ये डिंगल और पिंगल के बीच में आप लोगों को अंतर करते हुए पढ़ना है, अंतर ध्यान में रखना है। क्योंकि जब इससे रिलेटेड ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो अंतर के ऊपर आधारित होते हैं, या पूछ लेंगे डिंगल की उत्पत्ति किससे हुई या पिंगल की किससे हुई, तब आप लोगों के ये चीज काम में आएगी कि हाँ गुरुजी हमें समझ में आ गई थी चीज। और मैंने कोशिश की है कि याद भी हो जाए साथ साथ में, सिर्फ समझने से मतलब नहीं है, याद भी करनी है चीजें, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, भाई टावरों स्क्रीनशॉट ले लो। बड़े आगे, ओके। अब देखो राजस्थानी भाषा का विकास देखते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा है। अब इसमें क्या है, आप लोगों को एक तरीके से यूं समझ लो सारणीबद्ध याद करना है। कैसे याद करना है, सारणीबद्ध। अब इसमें जो है 11वीं सदी से स्टार्ट करना है, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक याद हो जाएगी। 11 से 13 पे आ जाओ सीधे, 13 से 16 पे आओ सीधे, 16 से 18 पे आओ और 18 से अब तक। तो ये कंटिन्यू ही याद करना। और यहां पे याद करना है तो आपको गप मारनी पड़ेगी। यहां याद करने के लिए क्या मारनी पड़ेगी, गप मार। क्या, अब देखो, अब ये पहली बार बता रहा हूं मैं वापस ट्रिक। कई सारी चीजें हर क्लास में मेरी नहीं होती है। अब मैं बैठा बैठा देख रहा था मैं कि हाँ ये पढ़ाना है बच्चों को। तो एक बार क्या होता है, हमें जो है टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बार देखना ही होता है, चाहे कितनी भी बार पढ़ा दिया हो तो भी। तो मेरे दिमाग में एकदम से एक ट्रिक आई, मैं कि हाँ यार बढ़िया, तो ट्रिक बढ़िया बेटे। तो गप मार जो है आप याद रखना, जी यानी कि गुर्जर अपभ्रंश, पी यानी कि प्राचीन राजस्थानी, एम यानी कि मध्य पूर्वी राजस्थानी, और ए आर लिखा है ना यानी कि अर्वाचीन राजस्थानी। ठीक है, अब देखो ए भी याद होगी, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। जब मुझे याद है तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो बाके फाड़ोगे कब तक। याद करो भैया, याद करना बहुत जरूरी है। क्या, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। और याद नहीं कर सकते हो तो गप मार याद कर लो। क्या, गप मार। तो जी से गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, और ए आर से आ जाएगा अर्वाचीन राजस्थानी। तो क्या हो गया, ये लिखी हुई चीज है ना, एक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ी है और एक अब आप लोगों ने सुनी है और आप लोगों को याद। अब आप लोगों को ज्यादा जो है चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या गुरुजी ये तो याद हो गई, अरे हम तो इसको स्किप कर जाते थे, क्या ये तो याद थोड़ी होगी, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी चीजें याद करते हैं, डायरेक्ट साहित्य की रचनाएं याद कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो कोई भी एक भी चीज में आप लोगों को छोड़ने नहीं दूंगा, याद करके चलना है सारा सारा। अब देखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण ग्रियर्सन के अनुसार है। तो इसने क्या बताया, एक तो पश्चिमी राजस्थानी बताया। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन है, मारवाड़ है, मेवाड़ है, ठीक है, बांगड़ी भी आ गई थोड़ी सी, और फिर शेखावाटी भी ले लिया इसके अंदर इन्होंने, ठीक है, बांगड़ी और शेखावाटी। फिर उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी कि मेवात की तरफ चले गए तो मेवाती, और वहीं पे अनवर, और वहां पे जो है ये अहिरवाटी क्षेत्र भी है, तो अहिरवाटी बोली भी है वहां पे, तो ये आ गई मेवाती और अहिरवाटी। फिर देखो क्या है कि यहां पे मध्य पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी यानी मध्य और पूर्वी, तो मध्य में कौन है, जयपुर, और फिर उसके आसपास पूर्वी क्षेत्र तो ढूंढाड़ी, और यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने डाला है हाड़ौती भी डाला है। ये स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि मध्य पूर्वी में अपन सोचेंगे तब अपने दिमाग में हाड़ौती नहीं आएगा, लेकिन इनके वर्गीकरण में ये इन्होंने हाड़ौती भी डाला है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसके अंदर मालवी और निमाड़ी को रखा गया है। इसके अंदर किसको रखा है इन्होंने, मालवी और निमाड़ी को रखा है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल नक्शा आज की क्लास में लाया हूं, एक तो ये और एक ये। अब ये इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, मुझे क्लियर दिख रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल पास से देख रहा हूं, लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा ना इसकी तो आपको क्लियर दिखेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये इसी नक्शे को स्पेशली एक पोस्ट बना के टेलीग्राम पे डालते हैं, तो उस टेलीग्राम से जुड़ जाना आप लोगों को। मैं कोशिश करूंगा कि कल डाल दूं इसको,
ठीक है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, उसका नाम भी गौरव ज्ञान धारा ही है। इस पे अच्छी तरीके से सर्च करके जुड़ जाना। स्पेलिंग देख लो, GOURAV लगानी है, ठीक है। 3.5 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो ओरिजिनल अपना टेलीग्राम चैनल है। उस पे मैं ये जो है कल आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। तो इसको देख लेना, ये बढ़िया तरीके से आप लोगों के, अब जैसे कौन सी मीना बोली है, ठीक है, वो दे रखा है यहाँ। शहरी बोली कौन सी है, गरासी बोली कहां बोली जाती है, निमाड़ी कहां बोली जाती है, पूरा एकदम वर्गीकृत है, एकदम एक अलग अलग पूरा। तो ये आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है पढ़ने का, ठीक है। तो यहां तक याद हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब देखो एक एक बोली देख लेते हैं और उसकी उप बोलियां जो है वो भी देख लेते हैं। सारी आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, खाली दिमाग को प्रेजेंट रखो कि कौन से क्षेत्र का नाम आ रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जा रही। उप बोलियां थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो मारवाड़ी राजस्थान की प्रधान मानक बोली है, ये राजस्थान की प्रधान मानक बोली माना जाता है इसे। और इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है। और यही चीज मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं। अब कहां अधिक बोली जाती है ये, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों के अंदर अधिक है। अब देखो जो नए जिले जिससे टूटकर बने हैं वहां पे भी बोली जाएगी। यानी कि जोधपुर से निकला कौन, फलोदी, तो फलोदी के अंदर भी बोली जाएगी। बाड़मेर के अंदर भी बोली जाती है, तो बाड़मेर से निकला, ये बाड़मेर भी है यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ बाड़मेर भी लिख देना आप, जैसलमेर और बाड़मेर भी लिखना। बाड़मेर लिखो तो बालोतरा भी लिख लेना, ठीक है, वो भी यहाँ पे भी बोली जाती है। उप बोलियां देखो इसकी कौन कौन सी है, मेवाड़ी, बागड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावाटी, खेराड़ी, नागौरी, गुड़वाड़ी। अब उप बोलियां सीखने के लिए आप लोगों को एक चीज आनी चाहिए, क्या, कि मैंने आप लोगों को भौगोलिक उपनाम करवाए थे जब ये बैच शुरू हुआ था। हमेशा ज्योग्राफी का जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं और बैच नया शुरू होता है तो भौगोलिक उपनाम मैं जरूर करवाता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये टॉपिक चाहे सिलेबस में नहीं दे रखा हो, आपको पढ़ना है, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक में सह संबंध होता है इसका। जैसे कि यहां से भी होगा, वो जिसने पढ़ा है तो उसको ये भी ये चीजें याद, ठीक है। चलिए फिर देखो मेवाड़ी, उदयपुर और उदयपुर के आसपास, उदयपुर, चित्तौड़, सलूम्बर, ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र जितना भी है वहां पे ये मेवाड़ी बोली जाती है। मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली बताई है। अब क्योंकि यहां देखोगे ना ये कि यहाँ पे सर गुरु जी यहाँ पे मेवाड़ी को उपबोली में कैसे लिया है, तो वो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार माना है, इसलिए यहां पे भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बागड़ी, ये इस बागड़ी की जगह करना वागड़ी, ठीक है, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है और ग्रियर्सन ने इसे ही भीली बोली कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस लाइन को कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है, तो वागड़ी को कहा है, क्योंकि वागड़ वाले क्षेत्र में भील समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। ढूंढाड़ी यानी ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ी देखो उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ढूंढाड़ी। और गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव इस पे ज्यादा है। छे, छो वगैरह शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, कैम छो, मजामा, तो छे, छो वाले शब्द इसके अंदर आपको ढूंढाड़ी में देखने को मिलेंगे। वो यही कारण है कि गुजराती भाषा के प्रभाव के कारण ये शब्द इसके अंदर आ गए हैं। एक बार प्रश्न ऐसे ही बना था छे, छो वाले भाषा से, ठीक है। ले उठा ब्रो, स्क्रीनशॉट ले, बड़े आगे, ओके। अब देखो तोरावाटी, तोरावाटी बेसिन कौन सा कहलाता है बेटा, कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो कांतली नदी यानी कि आपके सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है, तो कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पे तोरावाटी बोली बोली जाती है। काठेड़ी कहां बोली जाती है, जयपुर के दक्षिण भाग के अंदर, जयपुर का दक्षिणी भाग जो है वहां पे काठेड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। चौरासी कहां बोली जाती है, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग है और टोंक के पश्चिमी भाग के अंदर बोली जाती है चौरासी। दक्षिण पश्चिमी ध्यान रखना, जयपुर का दक्षिण पश्चिमी और टोंक का भी पश्चिमी भाग है, वहां पे चौरासी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, चौरासी बोली। नागरचौल सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर जो बोली जाती है वो नागरचौल है। और राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। अब देखो ये सारी की सारी ढूंढाड़ी से लिंक रहती है,
यानी कि ये सारी देखोगे ना आप, ढूंढाड़ वाले क्षेत्र के आसपास ही है। अब दक्षिण, कौन सी दक्षिण में है, कौन सी दक्षिण पश्चिम है, कौन सी दक्षिण पूर्व है, इन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये चारों एक साथ इसीलिए यहां पे ले लिए पांचों, ठीक है ना। अब देखो हाड़ौती, हाड़ौती बोली कहां बोली जाएगी, हाड़ौती यानी कि अपने कोटा संभाग के अंदर, बाबू जाको, तो वहां पे कोटा संभाग के अंदर बोली जाएगी। मेवाती कहां बोली जाती है, अलवर भरतपुर के अंदर। अहिरवाटी अलवर के आसपास अहिर जाति वाले बाहुल्य क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, और इसी को राठी भी कहा जाता है। शाबाश, पेन तो गिरी गिरी और गिर के दूर बीती गई। इंगो मतलब कि ओ प्रश्न थारे आ सके भाई, है ना, ये प्रश्न आ सकता है आपके भाई, यहाँ स्पेशली नोटिस हो गई है चीज। चलिए बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मालवी, मालवा के आसपास का क्षेत्र, मालवा यानी मध्य प्रदेश से छूता हुआ राजस्थान का हिस्सा है, तो मालवा के आसपास का। निमाड़ी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये मालवी की ही उपबोली है। गोडवाड़ी जालोर पाली सिरोही के अंदर। रांगड़ी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट करो, ये मारवाड़ी और मालवी जब मिल जाती है तो रांगड़ी बनती है, यानी कि इन्हें थे यूं भी याद कर सको मामारा, ठीक है, मामारा नाम से याद कर सकते हो, मारवाड़ी और मालवी मिलके रांगड़ी। देवड़ावाटी सिरोही के आसपास जो है, देवड़ा यहां पे ज्यादा हुए, देवड़ा शासक हुए हैं, है ना, तो यहां पे देवड़ावाटी बोली जाती है। लो टाब्रो स्क्रीनशॉट। आज बोलियां पढ़ेंगे अपन, कल साहित्य पढ़ेंगे, और इसी के साथ में अपने ये क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है। चले आगे बढ़े। ओके, अब देखो ये बोलियां तो अपन ने पढ़ ली, अब यहां पे पढ़ते हैं अपन प्रसिद्ध जो है प्रचलित साहित्यिक विधाएं, और इसको पूरे को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। आजकल एग्जामिनर इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस चीज को फॉलो कर रहा है कि किसे पर्ची कहा जाता है, किसे वेली कहा जाता है, किसे वाद साहित्य कहते हैं, किसे दवावेद कहते हैं, इस तरीके से पूछता है। बस 10 मिनट आप लोगों के लूंगा और इन पे आप लोगों ने ध्यान दे दिया, यानी कि किस्सा खत्म। फिर एग्जामिनर कहीं से पूछे, अपने को कोई टेंशन नहीं। हकूनामा टाटा। महाकाव्य, जिसके नाम में ही महा है, यानी कि इसके अंदर ज्यादा चीजें होगी। जिस प्रबंध काव्य में 8 से अधिक सर्ग हो, जैसे हमीर महाकाव्य, एकलिंग महाकाव्य, ठीक है, तो ये जो है इसकी जो शब्दों को ध्यान रखना। रासो साहित्य, इसके अंदर ध्यान रखना हमेशा वीर रस प्रधान होता है। ये क्या होता है, वीर रस। जिस काव्य में युद्ध और नायक की वीरता का वर्णन हो, उसे रासो साहित्य के अंदर लिखा जाता है। जैसे हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, है ना, ये रासो साहित्य है, तो ये ध्यान रखना है, वीर रस प्रधान है। ख्यात, अब ख्यात यानी कि किसी की ख्याति का बखान हो रहा है, ख्यात साहित्य बोलते हैं। मूणोत नैण सिरी ख्यात, ठीक है, तो किसी न किसी की ख्याति का उसके अंदर बखान होता है। ख्याति प्राप्त बातों का संकलन, इतिहास लेखन, जैसे कि मूणोत नैण सिरी ख्यात। वैली साहित्य, ये प्रेम आधारित होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रेम आधारित होते हैं, तो प्रेम व रस वाले साहित्य को वैली साहित्य कहते हैं। जैसे वैली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पंचम वेद और 19वें पुराण के रूप में इसे जाना जाता है। गागरोन के दुर्ग में इसकी रचना की गई थी। दूसरा आड़ा ने इसे पंचम वेद कहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचना। दुहा या दोहा अपने पढ़ते आए हैं हमेशा ही। राजस्थान के अपने हिंदी विषय के अंदर अपन ने दोहे बहुत पढ़े हैं। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय और प्राचीन छंद है ये। इसमें 4 चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। आपको यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, या हिंदी साहित्य वालों के दिमाग चलता है, मात्रा का वर्गीकरण जो है उनको ध्यान रखना होता है। वचनिका, वचनिका में क्या होता है, गद्य और पद्य की मिश्रित रचना है। जैसे अचलदास खिचड़ी वचनिका, किसने लिखी थी ये, शिवदास गार्डन ने। विलास साहित्य, विलास साहित्य भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। वे साहित्यिक रचनाएं जिनमें आमोद प्रमोद विषयक वर्णन हो, उसे विलास साहित्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राजविलास, किसने लिखी है राजविलास, बताओ, मान कवि। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 3-4 एग्जाम में अभी में पूछा गया है। स्तवन, ये महापुरुष साधु संत आदि के स्तुति परक ग्रंथ होते हैं, उनको स्तवन कहते हैं। पर्ची, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी में पूछा 2 बार। पर्ची जो होते हैं, संत महात्मा साधु महात्मा जो होते हैं, उनकी जीवनी पर आधारित साहित्य होता है। तो संत महात्मा के जीवनी पर आधारित पदबंध रचनाएं होती है, वो पर्ची कहलाती है। छावली, शेखावाटी में डूंगजी जवार जी के लिए गाए जाने वाले गीतों को छावली कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं, छावली। वात साहित्य, वात यानी कि अटे हाथ ने एक बात को,
यू कैन मारवाड़ी में हटात हर एक बात को, बात यानी कि कोई ना कोई बात बताना, ठीक है, कहानी बताना, यानी कि ये होती है बात साहित्य। कह रहे चकवा बात, ठीक है, महेंद्र मुमलरी बात, इन तरीके हो। तो ये देखो राज्य के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना से संबंधित कहानी या वार्ता होती है, वो बताई जाती है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की इसके अंदर महारत थी, उन्होंने ज्यादातर वाद साहित्य पे काम किया। एक होता है दवा वेद, वे राजस्थानी साहित्य जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग होता है उसे कहा जाता है दवा वेद। इन साहित्यिक विधाओं से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बाकी है इस पे भी। देखो सोरठा, अब आप लोगों को पता है केसरी सिंह जी बारक ने लिखे थे सोरठे, है ना, 13 सोरठे लिख के मेवाड़ के राणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोक लिया था। तो जब दोहा की मात्राओं का उल्टा कर दिया जाता है वो सोरठा साहित्य के अंदर आते हैं, और उन सोरठे का नाम क्या था जो केसरी सिंह जी ने लिखे थे? चेतावनीरा चुंगटिया, ठीक है। विगत साहित्य किसी राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, यानी कि ऐसी घटनाएं जो हो चुकी विगत है वो विगत साहित्य के अंदर आएगी। फिर आता है बेटा आपके प्रकाश साहित्य, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की कार्यों, उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले साहित्य, जैसे कि पाबू प्रकाश। ये किसकी रचना थी? पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी की। किसकी रचना थी? आसिया मोड़ जी। ऐसे आप लोगों को भी सारी जो है इनके रचना और रचनाकार याद होने बहुत जरूरी है, ये चीजें पूछी जाती है। रूपक साहित्य में क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों का स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य होते हैं, वो रूपक साहित्य है। मर्सिया, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, जैसा कि इसके नाम में ही लग रहा है कि कोई ना कोई मर्सिया, यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु हुई है उसके बाद में लिखे गए साहित्य। तो देखो किसी राजा या व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक के रूप में लिखे गए साहित्य, तो वो मर्सिया के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर देखो झूलना, जब ये झूलना जो है आप लोग देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बाल साहित्य के आधारित जो है रचनाएं होती है। राजस्थानी काव्य का एक प्रकार का मात्रिक छंद है, जैसे महाराणा प्रताप का झूलना, अमर सिंह राठौड़ का झूलना, ये प्रसिद्ध है। वंशावली, पूरे वंश के बारे में जानकारी दी जाती है, वो होती है वंशावली, कि भाई इसके अंदर राजा, इनके पुत्र, ऐसे पूरे उनकी जो है वंश की जानकारी थोड़ी थोड़ी दी जाती है, वो होती है वंशावली। लो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जितनी बोलियां अपन ने पढ़ी है उन्हीं का इस नक्शे के माध्यम से क्या हो जाएगा आप लोगों के बिल्कुल क्या, हाँ भाई ये मैप के आधारित भी प्रश्न आजकल बनते हैं कि एक खाली मैप दे दिया जाता है और नंबर लगा दिया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन में दे देते हैं कि इस नंबर से कौन सी जो है आपके मैच हो रही है बोलियां, तो वो ध्यान रखना। अब जैसे कि यहां पे देखो बेटा ध्यान दो कि ये जो लिखा है ना, ये बागड़ी लिखा है, वागड़ी नहीं लिखा है। ये क्या है? ये है बागड़ी, ठीक है। बागड़ी यहां है और वागड़ी कहां है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये वागड़ी है और ये बागड़ी है, इसमें फर्क करना। बागड़ी कहां बोली जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यानी कि ये एक तरीके से शेखावाटी वाला क्षेत्र और योद्धे क्षेत्र, इन दोनों को मिलाया जाए तो वहां पे बोली जाती है बागड़ी। शेखावाटी कोई पूछने का ही काम नहीं, सीकर, चूरू, झुंझुनू के अंदर है। मेवाती ये भी पूछने का काम नहीं, डायरेक्ट याद होगा, अलवर, भरतपुर, डीग के अंदर बोली जाती है मेवाती। ढूंढाड़ी जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा के अंदर बोली जाती है। और ये देखो जगराती या डांगी भाषा जो है वो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर के अंदर बोली जाती है। हाडोती वो भी महाराज ने पूछाने का काम नहीं है, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, सारा का सारा ताबरन याद है। मालवी तो स्पेशली देखो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर है, यानी कि एमपी को छूने वाला क्षेत्र है वहां पे। मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहां पे बोली जाती है आपके मेवाड़ी। देवड़ा वाटिका बोली जाती है, सिरोही के अंदर बोली जाती है। वागड़ी कहां बोली जा रही है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जा रही है। मारवाड़ी तो देखो मारवाड़ी के अंदर नागौर, सिरोही, डीडवाना, कुचामन, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालोर, जोधपुर, फलोदी, सारे के सारे आ गए। इसके अंदर बाड़मेर भी लिख देना, बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, ये भी इसके अंदर आप लिख लेना, ठीक। तो ये जो है आप लोगों को नक्शा इसके हिसाब से ध्यान रखना है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और ये नक्शा जो है ना, ये और भी आप लोगों के उप विभाजन है, जैसे कि यहां पे देखो ये दे रखा है थली, थली यहां है, ये ढटकी जैसलमेर वाली साइड बोली जाती है, पूछा जाता है ना। और यहाँ पे देखो जैसलमेरी है, जैसलमेरी भाषा के ये रेड जो दिख रहा है आप लोगों को,
ये जैसलमेरी, ये ब्लैक जितना भी दिख रहा है ये पूरी का पूरा क्षेत्र मारवाड़ी का, ठीक है। और ये जो है सिरोही, यहाँ पे देवड़ावाटी बोली जाती है। ये क्षेत्र देखो मेरवाड़ी का है। तो ये मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा ना, तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। टेलीग्राम पे मैंने पहले ही बता दिया, ये दे दूंगा। ये क्षेत्र जैसे कि बीकानेरी वाला है, तो सबके कलर अलग अलग है, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये ढूंढाड़ी का है, फिर ये जयपुरी का है, ये नागरचोली का है। अब अपन ने इतने वो देखे ना कि ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, इसके अंदर सारा समझ में आ जाएगा। ये नागरचोल भाषा है यहाँ पे, ठीक है, ये नागरचोल भाषा का है। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो ये देखो तोरावाटी, ये यहाँ है, ये शेखावाटी, ये अहिरवाटी, ये बागड़ी, ये मरु बोली है ना, ये मरु बोली। और ये यहाँ पे एक छोटा सा बाग है, ये सिराई की बोली बोली जाती है। कौन सी? सिराई की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे ये जो है राजस्थानी ब्रज बोली जाती है। यहाँ पे ये मेवाती वाला क्षेत्र आ गया, ये मीणा बोली वाला क्षेत्र आ गया, हाड़ोती है। यहाँ शहरिया बोली है तो शहरी बोली है। यहाँ पे निमाड़ी बोली इधर बोली जाती है। यहाँ गरासी बोली बोली जाती है, भीली बोली बोली जाती है ना। तो ये नक्शा भाई आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इसको देख के। तो इसको जो है मैं उपलब्ध करवा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे भी, पीडीएफ के साथ तो आएगा ही आएगा, टेलीग्राम पे भी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो इसी के साथ में साथियों आज की ये क्लास पूरी हुई। कल अपन साहित्य पूरा ही पढ़ लेंगे, जितना भी साहित्य बचा है उतना सारा का सारा। और ये समय जो है ना, अंतिम समय ये अभ्यास का है। और अभ्यास को अब अपने यदि रणनीति के अंदर अभी तक शामिल नहीं किया है तो अब देर मत करना। यदि अब देर करोगे तो फिर वापस जो है आप कवर नहीं कर पाओगे। तो साथ साथ में रिवीजन करते चलो, साथ साथ में अभ्यास करते चलो। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे ही पढ़ा साथ में अभ्यास करो। लेकिन अभी तक नहीं किया है तो अब भी मत चूकना, अभी भी समय है, ठीक है। तो अब कमर कस के रखो, शादियां ब्याह सारे निवर चुके हैं अब, और अब आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।